एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल की विजय भव सीरीज में। इसमें हम बात कर रहे हैं पेट के सिलेबस की। तो पेट के सिलेबस में जो भी आपके कोर्सेज हैं वो सभी हमने जो भी आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करा रहे हैं। तो इसमें आज मैंने जो टॉपिक लिया है आपका पॉलिटी वाली सीरीज में वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये पूरा टॉपिक जो है आपके 3 पार्ट में या 3 पार्ट आएंगे। इसके 2020 क्वेश्चन के सेट होंगे जिसमें आपका पूरा डीपीएसपी कवर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करेंगे अपने आज के इस लेक्चर को और यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने यहाँ सैलिएंट फीचर्स का आपका करा दिया है पूरा कंप्लीट। नाउ जो दूसरा है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके 2 पार्ट्स आए होंगे तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल क्या कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने बहुत सारी चीजें जो है या फिर मैक्सिमम पार्ट जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसी ना किसी कंट्री से इंस्पायर्ड होकर के ही बनाया है, लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया हुआ है। तो ये बात अब आप अच्छे से याद रखिएगा। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ करके जाने हैं, जिसमें से पहला हो जाता है आपका डीपीएसपी, दूसरा हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, तीसरा हो जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और चौथा हो जाता है आपका प्रियम्बल। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में डीपीएसपी दिए गए हैं, तो डीपीएसपी आपके भाग 4 में दिए गए हैं। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी विल बी योर राइट आंसर। नाउ यहाँ पर आपको आर्टिकल्स भी आगे क्वेश्चन आएगा तो ये भी बता देंगे। यहाँ पर देखो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो कौन से आर्टिकल्स पूछे गए, अनुच्छेद पूछे गए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 33 से 46, 34 से 48, 36 से 51 या फिर आपका 34 से 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 से 51। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपके जो क्या थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे अभी आपका आएगा सारी चीज़ें तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं और ये पार्ट 3 में दिया गया है। और पार्ट 3 जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन जो है वो सभी के बारे में याद रखनी है। कौन से सभी के बारे में, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड आपका डीपीएसपी। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्यों ये बताया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका आर्टिकल 12 है और जो आपका आर्टिकल 36 है, दोनों में क्या दिया हुआ है, स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। किसकी डेफिनेशन दी हुई है, स्टेट की, यानी कि राज्य की डेफिनेशन दी हुई है। राज्य के अंदर आपके कौन कौन आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे जो है आपके राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। उनके द्वारा दिया गया जो भी लॉ होता है, बाय लॉ होता है, ऑर्डर होता है, वो सारा इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर 12 से लेकर के 36 तक आपको याद रखना। 12 और 36 जो है राज्य की डेफिनेशन बताते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। 36 से 51 में आपका डीपीएसपी है और 12 से 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। संविधान का वह कौन सा भाग है संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर प्लानिंग की, यानी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो किसमें उन्होंने ऐसा शो करने की कोशिश की है कि ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है या रहेगी। तो यहाँ पर आप सिंपल सी चीज़ें, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आंसर तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है, इनजस्टिशिएबल है। क्या है, इनजस्टिशिएबल, यानी कि न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। न्याय योग्य है, वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब क्या होता है कि इसके लिए हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि उस समय जब ये बनाए गए थे इसलिए इनको वाद योग्य नहीं रखा गया था। ये कहा गया था कि जब हमारे पास इतने स्टेट जब सक्षम हो जाएगा तब इन चीज़ों को लागू किया जाएगा। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा के अनुसार पे करता है। इट मीन्स कि जब स्टेट समर्थ होगा तब इन चीज़ों को लागू करेगा। अब अगर आपने डीपीएसपी पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अच्छा डीपीएसपी या फिर इसके नाम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे हमें क्या पता चलता है, पता ये चलता है
कि ये क्या करता है, राज्य में बनाए जाने वाली किसी भी स्कीम या फिर कोई भी प्लानिंग जो होगी वो ये क्या करेगा, एक निर्देशक का काम करेगा कि भाई ये काम को इस तरह से करना है, ये चीज़ें वॉलेट नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये जो 12 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक दिया गया है, ये यही बताता है कि इन नक्शे कदम पर और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी पॉलिसी लेकर के आनी है या फिर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगला सवाल कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो बताया ही जाता है, सोशलिज्म के बारे में, समाज के बारे में बताया जाता है और आर्थिक सिद्धांत के बारे में भी बताया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप जाकर के चैनल पे मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है डीपीएसपी को बहुत ही डिटेल में। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो हम इसमें प्रैक्टिस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कहता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तीसरा कहता है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण लगाना, चौथा कहता है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 38 ऑफ दिस पर्टिकुलर आपका जो डीपीएसपी उसका वो ये बताता है कि टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी की बात जो है वो करता है क्या, आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी कि हमारे यहाँ जो डीपीएसपी इसमें लागू किए गए हैं उसका क्या उद्देश्य था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी कि जो आप देखते हो पॉलिटिकल से रिलेटेड सिर्फ लोकतंत्र बनाना, या फिर आप देख रहे हो यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या फिर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर गांधीवादी लोकतंत्र के अनुरूप स्थापना करना होता तो हमारे जितने भी डीपीएसपी थे वो सारे के सारे डीपीएसपी गांधीवादी विचारधारा पर ही बेस्ड होते, लेकिन कुछ लिबरल बेस्ड हैं, कुछ समाजवादी पे बेस्ड हैं और कुछ आपके गांधीवादी पे बेस्ड है। तो यहाँ पर डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर सिर्फ सामाजिक सिर्फ राजनीतिक की बात नहीं होती, जहाँ पर भी बात आती है वो सामाजिक और आर्थिक की ही बात आती है। ठीक है, तो सोशलिज्म के साथ साथ हमेशा बात आएगी किसकी, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक की भी बात आएगी। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो ये किसने कहा है? एच कुंजरू, ए.के. अय्यर, एच.वी. कामत या फिर के.टी. शाह? योर राइट आंसर विल बी के.टी. शाह। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और के.टी. शाह ने ऐसा क्यों कहा था, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि बैंक के पास अगर पैसा है, यानी कि राज्य अगर समर्थ है, तब तो वो आपको चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज आपको अगर कोई सुविधा नहीं मिलती है, मान लो आप तेलंगाना में रहते हो और वहाँ पर आपको कोई ऐसी सुविधा नहीं, वहाँ पर ब्रिजेस नहीं है, ठीक है, ब्रिजेस नहीं है और यूपी में है, ठीक है, या फिर यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और तेलंगाना में नहीं है, तो ये डिपेंड करता है उस राज्य की सुविधा, उस राज्य के इकोनॉमिक बैलेंस पर। ठीक है, तो यूपी समर्थ था तो उसने बनवाया और यहीं पर तेलंगाना समर्थ नहीं है तो नहीं बनवाया। अब इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि देखो यूपी वाले तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है ना। तो ये चीज़ ही ये बता रही है कि अगर राज्य के पास पैसा है तो वो क्या करेगा, इस चीज़ को बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बताएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद तो ये किसने कहा था, के.टी. शाह ने कहा था। अगला सवाल कहता है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि 42वां, 43, 44, 45 कौन सा संविधान संशोधन था? फिलहाल राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन जो था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। साथ में इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ही हुआ था, तो इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो ये याद रखना।
इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे संविधान में, इस वजह से एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और यहाँ पर इसको क्यों कहा गया कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स जो है हमेशा ये माने जाते हैं कि सबसे ऊपर है, और डीपीएसपी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जस्टिसेबल होते हैं, इसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए हम नहीं जा सकते हैं। फिर भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपके डीपीएसपी हायर माने जाते हैं या फिर कह सकते हो कि सुपीरियर माने जाते हैं और फंडामेंटल राइट को इन्फीरियर कर दिया जाता है। हमने पढ़ा है 39B एंड 39C, ठीक है। तो इनके अंदर या फिर जब इनकी बात आई तब क्या किया गया कि हमने डीपीएसपी को सुपीरियर माना और इनको लागू करने के लिए, 39B और C को लागू करने के लिए हमने ये कहा कि इसमें किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होगा। और यही इस सवाल में पूछा गया है, जो कई तरह से पूछा जा सकता है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला सवाल, और अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने आपसे कहा है कि सब कुछ मैंने पढ़ाया है आपको, आप जा करके देख सकते हो UCI डिजिटल डिफेंस पर, वहाँ पर आपको डीपीएसपी का एक डिटेल्ड पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करता है या करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा नीति निर्देशक तत्व देता है। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल 39 में बात करता है कि सबको सारी सुविधाएं बराबर मिलेंगी, ठीक है। साथ में और भी चीज़ें हैं कि जो क्या कर सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी है, अगर वो वकील नहीं हायर कर सकते तो कानून व्यवस्था उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाजवाद की तरफ इशारा करती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी को हमने 3 भागों में बांट दिया है, कुछ जो है वो समाजवादी व्यवस्था के अंदर आते हैं, कुछ गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, कुछ लिबरल के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल कहता है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य बात करता है नीति निर्देशक तत्व, बात करते हैं कि हम एक क्या करेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कल्याणकारी राज्य की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कैसे हैं? वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने तब से यही चीज़ बोली आपसे, दीज आर नॉन जस्टिशिएबल। क्या है ये? नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। इनके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भैया एक राज्य इतना विकसित है दूसरा नहीं है, तो वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाओ कि यूपी वाले तो ये सुविधाएं दे रहे हैं और बिहार वाले नहीं दे रहे हैं। तो बिहार अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, यूपी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अगला है नीति निर्देशक तत्वों का, और वहीं आपका वाद योग्य, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वाद योग्य होते हैं। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्रियान्वयन, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि सरकार के पास अगर साधन है तो क्या किया जाएगा? डीपीएसपी को लागू किया जाएगा। अगर साधन नहीं है तो फिर नहीं किया जाएगा। तो यही आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश की जाती है और सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप हर एक बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो भी आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा स्वतंत्र न्यायपालिका पर या राष्ट्रपति की इच्छा पर, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका सरकार के पास अगर साधन है तो ये डीपीएसपी कार्य करते हैं, अदरवाइज नहीं। और हर स्टेट की सरकार अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति का बंटवारा किया जा चुका है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है? तो राज्य के एक एक ध्यान से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं है। बंधनकारी यानी कि जबरदस्ती इनको क्या किया जाता है? बाध्य बनाया जा रहा है राज्यों के ऊपर कि हाँ आपके ऊपर ये बाध्य है, और मूल अधिकार बाध्य नहीं है। क्या ये मतलब कुछ रेलिवेंट नहीं लग रहा है? दूसरा कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, जबकि मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर तो उन्होंने उल्टी बात कर दी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं और मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है। गलत है, ये वाद योग्य है और डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सही हो रहा है और ये वाले गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है?
वे एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर विरोधी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो वाद योग्य तो है नहीं, उनमें अंतर तो है क्योंकि एक वाद योग्य है और एक वाद योग्य नहीं है। वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के पूरक है। क्यों? क्योंकि जो जहाँ पर फंडामेंटल राइट बात करता है स्टेट के अगेंस्ट में या स्टेट को स्टेट की डेफिनेशन, वहीं ये क्या करते हैं कि ये भी स्टेट के लिए ही हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट मैं वो राज्य वाला स्टेट की बात नहीं कर रही, जो 12 और 36 में डेफिनेशन दी है उसके लिए बात कर रही हूँ। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, पूरक, ऐसा कह सकते हो कि ना तो डीपीएसपी के बिना राज्यों को चलाया जा सकता है और ना फंडामेंटल राइट्स के बिना राज्य की व्यवस्थाओं को बनाया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब अगर आपने इन दोनों को पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि पूरक का मतलब क्या है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, 7वीं अनुसूची में या फिर संविधान की प्रस्तावना में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात करी जाती है वेलफेयर सोसाइटी की। अगला सवाल क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर दिया जाए डीपीएसपी को लागू करने के लिए? बिल्कुल, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं या डीपीएसपी हैं जिनको लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर सकते हैं, एंड दीज आर 39B एंड 39C। तो ये आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत का संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सन्निहित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो हम चले आते हैं किसमें, आर्टिकल 51। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि 36 से 51 ही तो है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 36 से 51 और 51 में बात करी गई है इसी आर्टिकल, इसी बात की कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो, बाधित हो, या फिर हम अपनी तरफ से किसी भी दूसरी कंट्री पर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। और देखा होगा आपने कि कभी भी इंडिया ने अपनी तरफ से ना तो पाकिस्तान पे इस तरह का कोई अटैक किया, ना चाइना पे, ऑल्दो बहुत सारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं हमारे और उनके बीच में, लेकिन हमने कभी अपनी तरफ से इस तरह की चीज़ नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग करते हैं। अगला सवाल, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस में बात करी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और यही वहाँ पर जब हम बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र की, जब हम बात करते हैं आर्थिक लोकतंत्र की, तो आर्थिक लोकतंत्र में जो है आपका ये बात आ जाती है 39A में या B में ये चीज़ बताई गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसको, स्त्री को भी, पुरुष को भी, और अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उसको भी। ठीक है, और यहाँ पर एक डेटा जो है अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया था कि मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा। तो मनरेगा में जो स्त्रियां हैं उनको कम पैसा दिया जा रहा है पुरुष के कंपैरिजन में। कुछ इस तरह का था कि अगर पुरुषों को 270 रुपये दिया जा रहा है एक दिन का, तो स्त्रियों को 261 रुपये के हिसाब से उनका हिसाब किया जाता है। तो ये क्या है, ये डीपीएसपी का वॉयलेशन है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाली डीपीएसपी नहीं लागू हो रही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई कोर्ट जा सकता है? क्या कोई कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट जरूर वायलेट हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट हो रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। जब हमने बात करी राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पर स्त्री पुरुष सब बराबर है। जब स्त्री पुरुष सब बराबर है तो बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अगर वो जाना चाहे तो फंडामेंटल राइट वॉयलेशन में जा भी सकती है कि आप ये कह सकते हो कि लिंग भेद को देखते हुए आपने उनको ज़्यादा पैसा दिया और मेरे को कम पैसा दिया। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? भैया सिंपल से ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट ये बताता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया जाए। आर्टिकल 50 ऑफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व बात करते हैं कि न्यायपालिका से यानी जुडिशरी और आपका जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो अलग अलग होने चाहिए।
तो ये क्या थे, ये आपके आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। किसी भी एग्जाम में, कोई मतलब एग्जाम हो, इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो लेकर के आएंगे। क्या क्या डीपीएसपी, तो जनरल ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।